हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 9th लेक्चर। इसके अंदर हम दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे जिसमें ये पूछा जाता है कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट थी, वो 2% में या 3% में, मान लो 2:3:4 में बांटनी थी और किसी और रेशियो में बांट दी, तो उससे क्या है, किसी पर्सन को फ़ायदा होता है, किसी पर्सन को क्या होता है, लॉस होता है। तो वैसे वैसे मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और फिर हम करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि आपने ऐसे क्वेश्चन भी देखे होंगे कि पूरी धरती पे लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो आपको गिवन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको रेशियो गिवन होता है, तो बताओ सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर वो रेशियो क्या होगा लैंड और वाटर का। ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन पिक्चर के ऊपर भी बेस्ड आते हैं कि एक पिक्चर के 3 पार्ट है, मान लो उसके अंदर कलर्स का रेशियो आपको गिवन होता है, ब्लू कलर का, रेड कलर का। ऐसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आज मैं आपको सारे करवाने वाला हूँ और सबसे बेस्ट मेथड कराऊंगा जिससे कि कोई भी क्वेश्चन कितने भी टफ लेवल का आ जाए वो क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। और सारे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। तो मेरे लेक्चर के अंदर जो मैं कंसेप्ट आपको समझाऊंगा वो बिल्कुल 100% डिटेल में समझाऊंगा। ये नहीं है कि उसके ऊपर ऊपर से कुछ बातें बता के और इजी क्वेश्चन करा के और उसको छोड़ दिया। मैं जितने भी टफ क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे के सारे इंक्लूड करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चंस का जो टफ नाम दिया गया है वो सिर्फ नाम का है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट आता होगा 100% तो आप उस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले टाइप 3 में मैं आपको कराता हूँ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट है आपके पास, ये अभी नहीं पता हमारे को कि कितनी अमाउंट है। मान लो वो अमाउंट आपने ABC में 2:3:4 में बांट दी। ठीक है। ये क्या हुआ, आपने इसको बांट दिया। बांट दिया का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको। ठीक है। लेकिन आपको कहा गया कि ये एक्चुअल में जो बांटी जानी थी ना वो 4, 2 और 3 के रेशियो में बांटनी थी। ये क्या थी, बांटी जानी थी। इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है। मैं कहता हूँ बांटी जानी थी 4, 2 और 3 के रेशियो में, बांट दी कितने, 2, 3 और 4 के रेशियो में। तो मुझे बताओ सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त, वो ये ध्यान रखनी है। मान लो आपके पास 4 और 3 7, 7 और 2 9। यहाँ पे जो A को है ना, ये 2 रेशो मत मानो, आप 2 रुपये मान लो। मान लो आपने A को 2 रुपये देने थे, B को 3 रुपये देने थे और C को 4 रुपये देने थे। इसका मतलब आपके पास टोटल अमाउंट कितनी थी बताओ, 9 रुपये थी। 4 और 3 7, 7 और 2 9। यहाँ पे भी टोटल अमाउंट देखो कितनी होगी, 4, 2 और 6 3 कितनी होगी, 9। यानी कि आपने बंटवारा गलत किया है। यानी A को जितना पैसा देना था उसको कुछ कम दे दिया या उसको कुछ ज़्यादा दे दिया, और B और C को मान लो कम देना था, ज़्यादा दे दिया। लेकिन पैसे तो वही है ना, पैसे तो आपके पास 9 थे और आपने 9 ही बांट दिए। बस गलती क्या हुई, किसी पर्सन को आपने कम देना था तो ज़्यादा दे दिया और किसी को ज़्यादा देना था तो कम दे दिया। लेकिन टोटल अमाउंट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में जो रेशियो गिवन है आपको दोनों, क्या उन दोनों रेशियो की सभी टर्म का सम बराबर है क्या। 4 और 2 6, 6 और 3 9। इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है जिसमें मैंने आपको ये दोनों रेशियो का सम क्या है, इक्वल लिया है। ठीक है। जानबूझ के इक्वल लिया है, लेकिन एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन में इक्वल गिवन नहीं होगा। तो मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब मान लेता हूँ कि मैं जो ये टोटल सम था ना, ये टोटल जो अमाउंट थी जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो 1800 रुपये है। टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड 1800, यानी कि टोटल 1800 रुपये बांटे गए हैं। तो आप मेरे को बता दो, बांटी जानी थी यानी कि A को 4 रेशो मिलने चाहिए थे, यानी कि 4 रुपये मिलने चाहिए थे, मिले कितने बताओ, 2। B को 2 मिलने चाहिए थे, मिल कितने गए, 3। इसको 3 मिलने चाहिए थे, मिल कितने गए, 4। यानी कि मेरे को बताओ C को 1 का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, B को भी 1 का क्या हो गया, फ़ायदा, और A को क्या हो गया, 2 का लॉस। 4 रुपये मिलने चाहिए थे, मिले कितने, सिर्फ 2। तो देखो इनसे 1-1 रुपया वापस लेके, इनसे क्या करो आप, 1-1 रुपये वापस लेके और A को 2 रुपये क्या कर दो, दे दो। तो दोनों का हिसाब, तीनों का हिसाब क्या क्लियर हो जाएगा। अब आप ये बताओ, ये तो 2 यूनिट है, 2 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो आंसर कितना आएगा इसका मैं आंसर जानना चाहता हूँ। तो आप कहोगे ये टोटल 9 यूनिट बैठती है। 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 1800 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200। यानी कि आप कहोगे सर इससे 200 रुपये ले लो, क्योंकि इसको फालतू मिल चुके हैं। ठीक है। इससे 200 रुपये ले लो और 2 यूनिट की वैल्यू 400, इसको क्या है 400 रुपये दे दो। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ A को कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो हम कह देंगे 400 रुपये का। B को कितने का फ़ायदा हुआ, 200 का। C को कितने का फ़ायदा हुआ, 200 का।
इस बंटवारे में बी और सी को तो बेनिफिट हो गया और ए को क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है, मेरी बात समझ लो। ये जो दो रेशियो आपको गिवन होते हैं ना, इनकी तीनों टर्म का जो सम होगा ना, वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं है क्वेश्चन में तो पहले हम इसको इक्वल बनाएंगे, ये बात ध्यान से सुन लो। ठीक है, अब क्वेश्चन से मैं आपको करवाता हूँ, 4-5 क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्या कहता है, A sum of rupees 1170 were distributed among A, B and C in the ratio 2/2:3:4। यानी कि A, B, C 3 पर्सन हैं, इनमें वो सम 1170 रुपये का ये 2:3:C में बांट दिया गया। मतलब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, रॉन्ग है ये। ठीक है, बाय मिस्टेक इन प्लेस ऑफ दिस रेशियो, यानी कि एक्चुअल में इस रेशियो में बांटा जाना चाहिए था, लेकिन हमने इस रेशियो में बांट दिया। तो मुझे बताओ ये रेशियो है क्या, 12 एलसीएम लोगे, 12 अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका, 6, 4 और 3। यानी कि एक्चुअल में बांटना चाहिए था अपने को 6, 4 और 3 के रेशियो में, और बांट दिया। ये क्या है, इनका एक्चुअल रेशियो है, ये बांटा जाना चाहिए, ये बांट दिया। ठीक है, कहता है हु वॉज बेनिफिटेड, कौन किसको फ़ायदा हुआ, एंड बाय हाउ मच, और कितने रुपए से फ़ायदा हुआ। यानी कि इसमें 1 पर्सन ऐसा है जिसको फ़ायदा हुआ है और 2 पर्सन ऐसे हैं जिसको लॉस हुआ है। तो आपको बताना है कि किस पर्सन को फ़ायदा हुआ और कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो जब भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ना, आपकी सबसे पहले जो नज़र जाएगी वो जाएगी इन तीनों रेशो का सम, 2 और 3 5, 5 और 4 9, टोटल कितना हो गया बताओ, 9। यहाँ पे 6 और 4 10, 10 और 3 13, यहाँ पे कितना हो गया, 13। इस क्वेश्चन में जब तक इन 9 और 13 को आप इक्वल नहीं बनाओगे तब तक आप इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो फिर बस अब आपको ये जब पता लग गया कि इन दोनों रेशो को इक्वल बनाना है, टोटल को 2, 3 और 4, और ये है 6, 4 और 3, तो मुझे बताओ ये 9 है और ये 13 इक्वल कब बनेंगे, जब इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 9 से। तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26, और ये कितना आएगा 39, और ये कितना आएगा 52। 9 से करोगे ये कितना आएगा 54, और 9 से करोगे ये कितना आएगा 36, और 9 ये 27। तो आप मुझे बता दो ये इनका एक्चुअल रेशो था, 27 मिलने चाहिए थे, सी को मिल गए कितने, 52। सी को फ़ायदा हुआ, मेरे को बस यहीं से पता लग गया कि सी को क्या हुआ है, लाभ हुआ है, फ़ायदा हुआ है। इसको 36 मिलने चाहिए थे और मिले कितने बताओ, 39। इसको भी फ़ायदा हुआ, इसको भी क्या हुआ, फ़ायदा। इसको 54 मिलने चाहिए थे लेकिन मिले कितने, 26। इसको क्या हो गया, लॉस। इसने कहा है हु वॉज बेनिफिटेड मोस्ट, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है, सी को। अब कितने रुपए का फ़ायदा हुआ मेरे को बस ये बता दो। इस क्वेश्चन में तो बाय चांस एक ही ऑप्शन में ऐसा है कि सी को फ़ायदा हुआ है 250 रुपये का। देखो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, सी को। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है 250, तो आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेपर में मान लो चारों ही ऑप्शन में सी दे रखे हो, तब तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो ये बातें आप सोच के चला करो, ठीक है। ये नहीं है कि इस क्वेश्चन में सी दिखा और आपने टिक कर दिया और आगे बढ़ गए, नहीं, इसको सोल्व करो। अब देखो टोटल अमाउंट कितनी थी, 1170। हमारे अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितनी है बताओ, 26 प्लस 39 प्लस में 52, तो कितनी होगी 78 प्लस में 39, यानी कि 117 यूनिट होगी। तो 117 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 1170। एक की वैल्यू कितनी है बताओ, 10। इसको कितने यूनिट का लाभ हुआ बताओ, 27 मिलने चाहिए थे, मिले 52। 25 का लाभ हुआ, तो 25 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 250। भाई एक की वैल्यू 10 है तो 25 की वैल्यू कितनी आ गई, 250। तो यानी कि सी को 250 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये था इसका बिल्कुल बेसिक मेथड, कोई शॉर्टकट नहीं होता इन क्वेश्चंस का। आप दोनों तरह के रेशियो निकाल लो और रेशियो की जो तीनों टर्म है उन सभी के सम को क्या बना लो, इक्वल बना लो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आ जाएगा। कहता है 1320 रुपये को शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपको ध्यान से पढ़ना होता है, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 पर्सन्स इन द रेशियो दिस, ये बांटा जाना चाहिए, इसके अनुपात में बांटा जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये एक्चुअल रेशियो है जो बांटा जाना चाहिए था लेकिन बांटा नहीं गया। किस में बांटा जाना चाहिए था, 2, 3 और 6 में। ये क्या है, एक्चुअल है, ठीक है, यानी इसमें बटना चाहिए था। बाय मिस्टेक इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3, 4, 5, गलती से इसको हमने 3, 4 और 5 के अनुपात में बांट दिया। अब मेरे को बताओ पहली नज़र आपकी कहाँ जानी चाहिए, 2 और 3 5, 5 और 6 11, टोटल कितना 11, 4 और 3 7, 7 और 5 12, ये तो टोटली अलग अलग है। तो पहले इसको क्या बनाओ, इक्वल,
इसको 12 से गुना करो और इसको 11 से, 12 से गुना करो, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 छक्के 72, 11 से गुना करोगे कितना आएगा 33, और ये कितना आ गया 11 चौके 44 और 11 पंजे 55, और टोटल इनका कितना आ जाएगा बताओगे मेरे को आप। टोटल देखो 11 था और 12 से गुना किया, टोटल कितना आ गया 132। ये आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच, हर एक बंदे का प्रॉफिट और लॉस फाइंड करो। देखो इसका एक्चुअल 24 यूनिट था, मिली कितनी इसको 33, तो कितने का फ़ायदा हो गया 9 का। इसको कितने का फ़ायदा हो गया बताओ 8 का, और इसको 72 से 55 यानी कि 17 का क्या हो गया लॉस। अब मुझे बताओ टोटल 132 है और 132 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1320, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 10, एक की वैल्यू 10 आ गई, तो इस 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, इसकी 80 और इसकी 170, यानी कि ए को 90 रुपये का फ़ायदा हुआ और बी को 80 रुपये का फ़ायदा हुआ और सी को 170 रुपये का क्या हुआ लॉस हुआ। बस क्वेश्चन ख़त्म। अगर आप इस क्वेश्चन को पेपर में बिल्कुल एज इट इज़ यही ऑप्शन आ जाते तो मैं कहता हूँ कुछ भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मेरे को पता है कि 90 और 80 कितने होते हैं 170, इन दोनों को अगर 170 का प्रॉफिट हुआ इसको लॉस हो गया। यहाँ पे देखना 90 और 80 170, यहाँ 160, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तीनों को ही फ़ायदा हुआ है, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 90 और 70 कितना हो गया 160 और ये कितना 150, ये भी नहीं हो सकता। एकमात्र ऑप्शन यही है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता हुआ चलूँगा कि पेपर के अंदर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ऑप्शन इस तरह से आ जाए तो आप बिना सोल्व किए भी क्वेश्चन का आंसर सही सही बता सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा काम है आपको कंसेप्ट सिखाना, मैं हर क्वेश्चन के आपको कंसेप्ट सिखाता हुआ चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। 555 रुपये को वॉज टू बी डिवाइडेड, वॉज टू बी डिवाइडेड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ये बांटा जाना चाहिए था, किया जाना था, ठीक है, किया जाना था, इस रेशो में डिवाइड किया जाना था। 3 पर्सन है ए बी सी, ये रेशो मेरे को बताओ 1/4, 1/5 और 1/6। इस रेशियो को हम कैसे सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 4, 5 और 6 का एलसीएम, ठीक है। आप क्या किया करो, पहले 4 को छोड़ दो, 4 को छोड़ोगे 5 6 के कितने आ गए 30, 5 को छोड़ दो 6 चौके कितने आ गए 24, और 6 को छोड़ दो ये कितने आ गए आपका 20, और 2 से इसको कट कर दो 15, और ये 12 और ये 10। तो यानी कि इस रेशियो में बांटा जाना चाहिए था। ये कौन सा रेशियो हो गया बताओ, एक्चुअल। आप पहले क्या लिख लिया करो, एक्चुअल लिख लिया करो, ठीक है। और गलती से बाय मिस्टेक इसको 4, 5, 6 में बांट दिया, 4, 5 और 6 में बांट दिया। अब बताओ तीनों का टोटल यहाँ पे कितना, 15 और 12 27, 27 और 10 37, यहाँ पे कितना 4 और 5 9, 9 और 6 15। सबसे पहले तो आपको होगी जी तीनों का टोटल ही इक्वल नहीं है, तो इसको 15 से गुणा करो और इसको 37 से गुणा करो, तो कर दो। सी को कितनी अधिक धनराशि प्राप्त हुई, आपको सिर्फ सी के ऊपर जाना है, तो मैं कहता हूँ सिर्फ सी के ऊपर काम करो, ए और बी को छोड़ दो, क्योंकि आपको सी के ऊपर काम करना है, ठीक है। देखो सी ये रहा, इसको 10 रेशो मिलने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई सी को, यहाँ पे अधिक राशि कहाँ प्राप्त हुई है, देखो इस रेशो में बांटा जाना चाहिए, तो यानी कि ए का हम निकालेंगे तो कितना आएगा 30, और इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 24, और 6 को छोड़ेंगे 20, ये आपका आ गया 15, 12 और 10, 15 और 12 कितना आ गया 27, 27 और 10 37, और यहाँ पे मिला कितना उनको 4, 5 और 6, 4, 5 और 6, हाँ ठीक है। ये 10 और 6 नहीं मान सकते ना, इसको 15 से गुणा करेंगे और इसको 37 से गुणा करेंगे। 15 से गुणा करोगे तो बताओ ये कितना आएगा 150, 37 से गुणा करेंगे किसको 6 को, तो ये कितना हो जाएगा 222, यानी कि 222 हो गया। कहने का मतलब सी को कितनी अमाउंट ज़्यादा प्राप्त हुई, बस मेरे को ये बता दो। 150 मिलना चाहिए था, 222 मिला, तो कितनी यूनिट फालतू प्राप्त हुई 72। तो सी का ये क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट हो गया। सी का प्रॉफिट हो गया कितना 72 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है वो कैसे पता लगेगा, देखो ये टोटल कितना है बताओ मेरे को, ये 37 था और इसको आपने 15 से क्या किया है मल्टीप्लाई भी किया है, मतलब 37 × 15 रेशो की जो वैल्यू है ना टोटल वो कितनी है 555। तो मेरे ख्याल से 37 को 15 से गुणा करोगे 555 ही आएगा, ठीक है 555 ही आएगा। 555 की वैल्यू 555, एक की वैल्यू 1, तो 72 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 रुपीज़। तो 72 रुपये का क्या हुआ है सी को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को देखो, कोई बच्चा क्या करेगा, ए के लिए भी सोल्व करेगा, बी के लिए भी सोल्व करेगा, सी के लिए भी। जब आपसे क्वेश्चन में सी के बारे में पूछा गया है आंसर, तो फिर आप ए और बी को छोड़ दो ना, सिर्फ आप किस पे काम करो, सी के ऊपर काम करो, ठीक है। ए और बी से हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम अमाउंट ऑफ मनी हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो ये हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये बांटा जाना है। अगर इंग्लिश नहीं समझ आती तो हिंदी में पढ़ लिया करो, के अनुपात में वितरित किया जाना है, मतलब ये एक्चुअल रेशो है जिसमें ये बांटा जाना चाहिए। ए बी और सी में एक्चुअल रेशो कितना है इनका 986, मतलब इसमें इनको मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन मिला नहीं है, मिला किसी और में है। बट बाय मिस्टेक इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशो। ये रेशो क्या है 1/9, 1/8
1/6। बताओ इसका रेशियो कैसे निकालते हो? पहले 9 को छोड़ दो, 8 6 जा, 8 को छोड़ दो 9 6 जा, और 6 को छोड़ दो 9 8 जा। ठीक है, यही होता है। अब आप इसको सोल्व कर लो। इसको 2 से काटोगे, 2 से क्यों बल्कि 6 से ही काट दो इसको। 6 से काटोगे कितना आएगा 8, ये 9 और ये कितना आएगा 12। तो यानी कि बट किस रेशियो में गया? 8 9 और 12 में। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितना रुपए था बताओ मेरे को? इसके कारण बी को लॉस हो गया कितना? 1000 रुपये का। बी को 1000 का लॉस हो गया। देन फाइंड द टोटल मनी विच हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल मनी बतानी है जो बांटी जानी चाहिए थी, कुल टोटल बताना है। ठीक है, और आपको दे क्या रखा है? बी का लॉस। तो मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ बी के ऊपर काम करूँगा, ए और सी को मेरे को नहीं देखना। ठीक है, पहले तो इनका टोटल निकालो। टोटल कितना हो गया बताओ? सबसे पहले आपकी नज़र जानी चाहिए टोटल पे। 9 और 8 17, 17 और 6 23। यहाँ पे टोटल 8 और 9 17, 17 और 12 कितने हो गए? 29। सबसे पहले तो ये टोटली इक्वल नहीं है, तो मैं इसको टोटल को इक्वल बनाऊंगा। इसको 29 से गुणा करनी है और इसको 23 से। लेकिन तीनों को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं तीनों टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, सिर्फ बी को मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरे को बी का लॉस दे रखा है। ठीक है, बी ये रहा, तो इसको 29 से क्या करो? मल्टीप्लाई। तो बी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए थी मेरे को बताओ? 29 गुणा में 8 होनी चाहिए। 72 7 8 दूनी 16 और 7 23, यानी कि 232 इसको मिलना चाहिए था। मिला कितना बताओ? 23 गुणा में 9। 23 को 9 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा आपका? 207। ये कितना आ गया आपका? 207 आ गया ना, 9 दूनी 18। ठीक है, 207 इसको मिला। डिस्ट्रीब्यूट इतना हुआ। इसको कितने का लॉस हो गया मेरे को बताओ? 25 रेशियो का लॉस हो गया। 25 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 40। एक की वैल्यू 40 आ गई। आपसे टोटल पूछी है, टोटल कितनी होती है बताओ? ये 23, और जब इसको 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितनी है बताओ? 23 गुणा में 29 है, तो 23 गुणा 29 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 23 गुणा 29 गुणा में 40, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी है? 40 है। ठीक है, तो देखो 3 गुणा में 9 कितना? 27। तो यहाँ पे 27 किसके अंदर आ रहा है आप देखो? 23 गुणा में आप क्या करोगे? टोटल 29 है और ये कितना है आपका? 23 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 23 गुणा में 29। तो 23 को 9 से करोगे 207, 23 दूनी 46, 7 6 और ये कितना है? 6। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा, और एक ही ऑप्शन में 0 से पहले क्या है आपका? 8 है। ठीक है, क्यों? देखो 7 चौके 28 और 1 0 तो मैं लास्ट में लगानी है ना, 40 से मल्टीप्लाई करनी है, मैं 4 से कर रहा हूँ। तो 80 देख लो, लास्ट में 80 कहाँ पे है? एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कुछ और बातें देखो समझाना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में मेरे को जब बी के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है तो मैंने काम सिर्फ किस पे किया? बी पे किया। ए और सी को आप भूल जाओ। ठीक है, बच्चा अगर ए को भी निकालेगा, सी को भी निकालेगा, टाइम उसका डबल लग जाएगा, बेनिफिट उसका कुछ होना नहीं। आंसर तो आपका सिर्फ बी पे अगर आप काम करोगे ना तब भी आ जाना है, तो फिर आप ए पे और सी पे क्यों काम करते हो? ठीक है, तो मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन में जिस पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछी गई हो या जिस पर्सन की इन्फॉर्मेशन गिवन हो, सिर्फ उसी के ऊपर वर्कआउट करो, बाकी सबको छोड़ दो। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। तो ये जितने भी क्वेश्चंस बनते थे इस टाइप पे, रोंग डिस्ट्रीब्यूशन पे, मैंने आपको सारे करवा दिए, और ये सारे प्रीवियस ईयर के अंदर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हम और करते हैं। टाइप 4 है अर्थ पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था आपको कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी के ऊपर लैंड और वाटर का रेशियो आपको गिवन हो, नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर लैंड और वाटर का रेशियो आपको गिवन हो, तो बताओ सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर वो लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा। आपने बहुत सारे तरीके भी ऐसे क्वेश्चंस को करने के सीखे होंगे। सभी बच्चे इस पे एलिगेशन का यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ एलिगेशन का यूज, और मैं आपको सिखाऊँ भी आज। ठीक है, कि एलिगेशन से ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन टफ बना दिया जाएगा ना, जब 3 पार्ट कर दिए जाएंगे पृथ्वी के या एक पिक्चर के, तो वहाँ पे आपका एलिगेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जो आपको मेथड बताऊंगा, जो कंसेप्ट समझाऊंगा, उस कंसेप्ट से कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बना ले एग्जामिनर, हमारा क्वेश्चन जो है ना विदिन 30 to 40 सेकंड सोल्व हो जाएगा। 30 to 40 सेकंड में उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जब वो डिफिकल्ट बनाएगा, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन को तो मैं 15 से 20 सेकंड में आपको सोल्व करना सिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, पहले कंसेप्ट सीखो। देखो क्या होता है, मान लो हम पृथ्वी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये पूरी धरती है मान लो, और इस धरती के मान लो 2 पार्ट कर दिए हमने। ये क्या कर दिया? नदर्न हेमिस्फेयर, और ये क्या कर दिया हमने? सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, आपको सबको पता है जो पूरी पृथ्वी होती है उस पर कुछ पार्ट क्या होता है? लैंड, और कुछ पार्ट क्या होता है? वाटर, यानी कि कुछ धरती होती है और कुछ क्या होता है? पानी होता है। पूरी पृथ्वी के ऊपर कुछ धरती है सतह और कुछ क्या है? पानी है। मान लो मैं कहता हूँ पूरी पृथ्वी के ऊपर जो लैंड और वाटर का रेशियो है ना वो कितना है? 1:2 है।
आपको सबको पता है, बचपन में पढ़ाया जाता है बच्चे को कि पूरी पृथ्वी के 2/3 भाग पे क्या है, पानी है, और 1/3 भाग के ऊपर क्या है, वो लैंड है। ये सिखाया जाता है, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अब नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर लैंड और वाटर का जो रेशियो है ना, लैंड और वाटर का रेशियो ये कितना है, 3:4 है। ये है 3:4। तो कहता है बताओ सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ये लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो जिन बच्चों को एलिगेशन आता है, सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ एलिगेशन से। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि एलिगेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं एलिगेशन से भी सोल्व करके दिखाऊंगा, बट एलिगेशन से भी और एलिगेंट मेथड मैं आपको बताऊंगा आज इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। और एक नहीं, चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, एलिगेशन क्या कहता है, देखो आप लैंड और वाटर में से किसी एक को कंसीडर कर लो, किसी एक को, चाहे लैंड को चाहे वाटर को। ठीक है, और आपका आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। मैं दोनों से निकाल के दिखा दूंगा। तो देखो पूरी पृथ्वी किससे मिलके बनी है, नदर्न हेमिस्फेयर से और सदर्न हेमिस्फेयर से। और आपको पता है कि दोनों पार्ट का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है ना। जितना नदर्न हेमिस्फेयर में है पार्ट पृथ्वी का, उतना ही क्या है सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर है। दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के अंदर पृथ्वी का भाग क्या है, बराबर होता है। तो पूरी पृथ्वी नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर से मिलके बनी है, तो एलिगेशन कहाँ पे लगता है बताओ, बीच में क्या आएगा, पूरी पृथ्वी आती है, होल अर्थ। जिसने एलिगेशन पढ़ा है उसको सबको पता है, यहाँ पे उसके दोनों पार्ट आएंगे और यहाँ पे क्या आएगी, पूरी पृथ्वी। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स से मिलके क्या बनती है, पूरी क्लास, तो क्लास हमेशा क्या आती है, बीच में। वैसे ही नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर से मिलके क्या बनती है, पूरी पृथ्वी बनती है, तो पृथ्वी बीच में आएगी। मैं लैंड को कंसीडर कर रहा हूँ, मेरे को बता दो पूरी पृथ्वी पे लैंड कितना है आपका, 1/3। देखो लैंड है 1, वाटर है 2, तो टोटल कितना हो गया, 3। पृथ्वी लैंड कितना है, 1/3। लैंड कितना है, 1/3। यहाँ पे नदर्न हेमिस्फेयर में लैंड कितना है बताओ, 3/7। यानी कि पूरी पृथ्वी अगर 7 है तो उस पे लैंड कितना है, सिर्फ 3 यूनिट है, तो ये कितना हो गया, 3/7। यहाँ पे निकालना है, इसको क्या मान लो, x। तो मुझे बताओ नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर का रेशियो कितना होता है, 1:1। अब बताओ क्या यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बहुत ईजी है। पहले इस क्वेश्चन को मैं ईजी बनाने के लिए क्या करता हूँ, 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 21। मैं सभी को 21 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7, और ये कितना आ जाएगा आपका बताओ, 9, और ये कितना आ गया आपका, 21x आ गया। ठीक है, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ पे फिर ये 9 बड़ा है तो यहाँ पे 7 बड़ा होएगा, 7 में से 21x गए, और ये दोनों रेशो बराबर है, यानी कि ये दोनों टर्म क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ से मेरे को बताओ आप 21x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/21। x 5/21। अच्छा x था क्या, x था यहाँ पे क्या आपका लैंड, और नीचे क्या आती है, होल अर्थ, है ना। तो ये क्या है आपकी कंप्लीट अर्थ है, और ये क्या है बताओ, उस पे लैंड है। तो मेरे को बताओ वाटर कितना हो गया, आप कहोगे जी 21 टोटल पार्ट है पृथ्वी के, उसमें से 5 भाग अगर लैंड के हैं तो 16 भाग किसके हो गए, वाटर के। तो आपको लैंड और वाटर चाहिए था, कितना आ गया बताओ, 5:16। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 5:16। ठीक है, तो जिन बच्चों को एलिगेशन आता है, मैंने एलिगेशन मेथड लगा के समझा दिया कि एलिगेशन से ये क्वेश्चन ऐसे होएगा। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं इससे भी एलिगेंट मेथड अब आपको बताऊंगा, जिसमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, उसको आप समझो और फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो कंसेप्ट क्या है, मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ। एलिगेशन तो आप यूज़ कर ही सकते हो, ठीक है, लेकिन सभी क्वेश्चन में एलिगेशन नहीं लगेगा। ये नदर्न हेमिस्फेयर है मान लो ऊपर वाला पार्ट, और ये मान लो सदर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, हमने मान लिया सदर्न हेमिस्फेयर और नदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे लैंड और वाटर है कितना, 1:2, और यहाँ पे लैंड और वाटर कितना है आपका, 3:4, और यहाँ पे लैंड और वाटर कितना है आपको पता नहीं है, निकालना है। ठीक है, आप बस मेरे को एक बात बता दो, लैंड और वाटर टोटल मिला के यहाँ पे कितना है बताओ, 7 है। यहाँ पे अगर टोटल 7 पार्ट है तो यहाँ पे भी तो टोटल 7 पार्ट ही होंगे, ये तो आपको पता है, क्योंकि पूरी धरती जितनी नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर है उतनी ही सदर्न हेमिस्फेयर में है। तो ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट अगर मिलके 7 यूनिट है तो ये भी पक्का 7 यूनिट होगी, ये तो आप सबको पता होनी चाहिए, ये तो जनरल नॉलेज है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बता दो, अगर 7 यूनिट ये है, 7 यूनिट ये है, टोटल कितनी होगी 14, तो पूरी धरती कितनी यूनिट होनी चाहिए बताओ, 14 यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि पूरी धरती मिलती किससे मिलकर बनती है, नदर्न हेमिस्फेयर से और सदर्न हेमिस्फेयर से। नदर्न हेमिस्फेयर के हमने 7 बराबर पार्ट कर दिए और सदर्न हेमिस्फेयर के भी 7 पार्ट कर दिए, तो पूरी धरती के कितने पार्ट हो गए बताओ, 14 पार्ट्स हो गए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब आपको बस क्या करना है, ये कंसेप्ट मेरे को समझाना था कि ये 7 है तो ये भी कितना होना चाहिए 7, ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल, और ये इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14। तो अब आप क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल बनाओगे। ये कितना है 3, टोटल कितना है 3, और ये टोटल कितना है 7। इक्वल कैसे बनेगा बताओ, इसको 3 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा कर दो, और इसको 7 से गुणा कर दो, इसको 7 से गुणा कर दो। बताओ ये हो गया क्या, यानी कि पूरी धरती पे लैंड और वाटर के रेशियो को मैं ये लिख सकता हूँ 1:2 की जगह, और नदर्न हेमिस्फीयर में ये लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि ये टोटल कितनी है 21 यूनिट है, तो यहाँ पे भी कितनी होगी बताओ, टोटल 21 यूनिट होगी। 21 और 21 कितना हो गया 42, तो ये भी कितनी होनी चाहिए बताओ 42 होनी चाहिए। आप मानते हो 42, लेकिन है कितनी 7 और 14 21 ही है, तो 2 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई। आपको ऐसे काउंट नहीं करना, आपको काउंट करना है एक भाग ये है एक भाग ये है, तो पूरी पृथ्वी को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14:28 आ गया, 14:28। अब मेरे को बता दो पूरी धरती पे 14 पार्ट्स है लैंड के, जिनमें से 9 पार्ट कहाँ पे है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में कितने बच गए 5। पूरी धरती पे वाटर के 28 पार्ट है, नदर्न हेमिस्फीयर में कितने हैं 12 पार्ट, तो 28 में से 12 गए, यहाँ पे कितने बच गए 16। अब मेरे को बता दो क्या यही आंसर मैंने निकाल दिया, क्या कितनी आसानी से मैंने निकाल दिया। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चंस को मैं सोल्व करूँगा ना इस मेथड से, आपको लगेगा कि कोई क्वेश्चन मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, अर्थमेटिक में होता ही नहीं है कोई क्वेश्चन मुश्किल, बिल्कुल नया क्वेश्चन हो उसमें बच्चा एक बार कन्फ्यूज हो सकता है, बट एक बार कंसेप्ट आपने पढ़ लिया ना, आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ, 4-5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसके ऊपर। इसमें देखो क्या कहता है, ऑन द होल सरफेस पूरी धरती पर द रेशियो ऑफ अर्थ ऑन द होल सरफेस ऑफ द अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। ये वही क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको दोबारा करवा देता हूँ। ठीक है, देखो ये पूरी धरती है, इस पूरी धरती को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया, ये नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे लैंड और वाटर का रेशो, यहाँ पे लैंड और वाटर का रेशो। यहाँ द लैंड एंड वाटर इन द नदर्न हेमिस्फीयर कितना है 3:4, यहाँ पे 3:4 है। पूरी धरती पे कितना है 1:2 है। तो बताओ रेशो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिण गोलार्ध में आपको रेशो बताना है। तो मैंने बताया पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होता है ये टोटल कितनी यूनिट है 7, और ये टोटल कितनी यूनिट है 3। स्टेप नंबर 1 क्या होता है 7 और 3 को इक्वल बनाओ, 7 और 3 को क्या बना लो इक्वल बना लो। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या होता है बताओ मेरे को, स्टेप नंबर 2 होता है पूरी धरती पे जो आंसर आएगा ना उसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे अर्थ वाले रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ख़त्म, और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले इक्वल बनाओ, पहले क्या बनाएंगे 7 और 3 को इक्वल। 7 और 3 इक्वल कैसे बनेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करोगे, इसको 7 से गुणा करोगे, ये कर दिया। अब यहाँ पे 21 पार्ट है तो यहाँ पे भी कितने हो गए 21, तो पूरी धरती पे कितने होने चाहिए 42 पार्ट होने चाहिए, लेकिन ये तो क्या है 7 और 14 21 है, तो इसलिए इसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। लेकिन आपको सीधा ही 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने बताया ना 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 14 और 21 और 42 का कोई मतलब नहीं है, तो देखो कितना आएगा 14 और 28 आ गया 14 28। बस अब क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब आप कह रहे हो कि सर पूरी धरती पे लैंड के 14 पार्ट्स है, उनमें से 9 पार्ट कहाँ पे मौजूद है नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, तो बाकी 5 कहाँ पे होंगे मेरे को बता दो, ये सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे। पूरी धरती पे वाटर के 28 पार्ट है, इसमें से नदर्न पार्ट में कितने हैं 12, तो बाकी 16 किस में हो गए सदर्न में, और यही 5:16 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से मैंने ये डायग्राम बना के और इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अभी आप देखते जाओ मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी मैं इसी मेथड से सोल्व करने वाला हूँ। देखो अब इसमें ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशो ऑफ लैंड एंड वाटर, 3 क्वेश्चन मैंने लगातार इसी तरह के लिए हैं लैंड और वाटर के। ठीक है, पूरी धरती पे 3 और 5 के रेशो में है लैंड और वाटर, तो बना लेते हैं अपन। पूरी धरती को 2 पार्ट में बांट दिया, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे लैंड और वाटर का रेशो, और पूरी धरती पे लैंड और वाटर का रेशो। पूरी धरती पे कितना है 3:5 है, ये कितना है 3:5, और नदर्न हेमिस्फीयर में कितना है 7:9 है। पहले तो मैंने क्या बताया था इक्वल बनाओ, 7 और 9 कितने हैं 16, और 5 और 3 कितने 8, दोनों को क्या बनाए इक्वल बनाए। इक्वल कब बनाएंगे बताओ, 2 से क्या कर दो गुणा, 8 दूनी 16, तो कितना होगा 6:10, इक्वल बन गए। अब मैंने कहा था इक्वल बनाने के बाद क्या करना है, धरती वाले पार्ट को 2 से क्या कर दो
गुणा कर दो। धरती वाले पार्ट को 2 से गुणा करोगे तो ये कितना आ गया 12 और ये कितना आ गया 20। बस अब क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब आप कह रहे हो क्या, अब आप ये बोल रहे हो कि पूरी धरती पे लैंड 12 यूनिट है जिसमें से 7 यूनिट यहाँ पे मौजूद है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितनी होगी, फिर 9 होगी। पूरी धरती पे वाटर की 20 यूनिट है जिसमें से 9 यूनिट कहाँ पे है, नदरन पार्ट में है, तो 20 में से 9 गया, 11 कहाँ पे होगी, सदरन पार्ट में। तो 9:11 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो कहीं मिस्टेक हमने की है या ऑप्शन में मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये कितना है, पूरी धरती पे 3 और 5 8, और नदरन हेमिस्फीयर में 7 और 9 कितना हो गया 16। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द सदरन हेमिस्फीयर, तो यही पूछा आपसे। 16 है, पहले हमने क्या बना लिया, इक्वल। 8 को 2 से गुणा करोगे 6, और ये कितना आ गया 10, और पूरी धरती को 2 से गुणा करोगे ये आ गया। तो 12 में से 7 गए कितना आएगा, सॉरी 12 में से 7 गए कितना, मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, यहाँ कितना आएगा 5, और 20 में से 9 गए कितना आएगा 11, तो कितना आएगा 5:11। ठीक है, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, बट कंसेप्ट आपका वही है, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन वही लैंड और वाटर का। ऑन द होल ऑफ द अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। If the ratio in the north pole of land and water is 2:3, then the ratio of the land and water in the south pole, मतलब वही साउथ पोल नॉर्थ पोल कह लो या सदर्न हेमिस्फीयर नदर्न हेमिस्फीयर कह लो, एक ही बात है। तो इसमें क्या करेंगे हम, वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम। यहाँ पे लैंड और वाटर का रेशो कितना है बताओ, पूरी पृथ्वी पे कितना है 1:2, पहले पूरी पृथ्वी का लिख लो, ठीक है, लैंड और वाटर। और यहाँ पे कितना है 2:3। पहला स्टेप क्या होता है, मैंने आपको बताया इक्वल बनाओ, दोनों को क्या बनाओ, इक्वल। इक्वल कैसे बनाओगे, इनका टोटल कितना है 5, इनका टोटल कितना है 3, तो इसको किससे गुणा करोगे आप 5 से, और इसको किससे गुणा करोगे 3 से। 3 से गुणा करो, इसको 5 से गुणा करो, इक्वल बन गए। इक्वल बनने के बाद धरती वाले पार्ट को किससे गुणा करते हैं 2 से, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 20। तो मुझे बताओ ये रेशो कितना आसान हो गया। टोटल 10 यूनिट है, 10 में से 6 यहाँ पे है, तो यहाँ कितनी बच गई 4। टोटल 20 है, 20 में से 9 ये रही, यहाँ कितनी बच गई 11। तो 4:11 हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। चाहे आप एलिगेशन से निकाल लेना, लेकिन अगले ही क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि एलिगेशन से क्वेश्चन कितना टफ हो जाता है। ठीक है, ये मेथड सबसे आसान है। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये पिक्चर वाला क्वेश्चन है, वही बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगेगा। इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर, यानी कि एक पिक्चर बनाई गई है जिसके कुछ भाग में रेड कलर किया गया है और कुछ भाग में ग्रीन कलर किया गया है। जैसे कुछ भाग में पूरी धरती के लैंड होता है, कुछ क्या होता है वाटर। यहाँ पे लैंड और वाटर की जगह क्या है, कलर है, एक रेड एक ग्रीन। रेड एंड ग्रीन कलर आर इन द रेशो 2:3। मतलब पूरी पिक्चर को बनाने में, ये पूरी पिक्चर बना रखी है आपने, ठीक है, मान लो गोल गोल पिक्चर है, इसमें रेड और ग्रीन कलर का जो यूज हुआ है ना टोटल पिक्चर में, वो 2:3। मतलब कि मान लो रेड कलर आपने 2 लीटर यूज किया है, तो ग्रीन कलर कितना यूज किया है, 3 लीटर यूज किया है, ये मतलब है। ठीक है, इफ़ इन द अपर हाफ, जो ये पिक्चर का अपर हाफ है, हाफ मतलब ऊपर वाला जो आधा पोर्शन है, इसमें देखो यहाँ बच्चा मिस्टेक कर सकता है, ये ग्रीन और रेड का रेशियो दे रखा है और ऊपर क्या दे रखा है आपको, रेड और ग्रीन का। तो एक तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, यहाँ पे मैंने रेड ग्रीन लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी रेड और ग्रीन ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ग्रीन रेड का 5 और 4 है, तो बताओ रेड ग्रीन का कितना होगा, 4 और 5 हो जाएगा क्या। आपको क्या निकालना है, लोअर हाफ में बताना है रेड और ग्रीन का। बड़े ध्यान से पढ़ना होता है कि रेशियो पूछा क्या गया है, पूछा भी रेड और ग्रीन का गया है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा ना, उसमें मेरे को कोई चेंजिंग नहीं करनी, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले टोटल को इक्वल बनाओ, ये कितना 9, ये कितना 5, इसको 9 से गुणा करो और इसको किससे गुणा करो 5 से। 5 से गुणा करोगे तो ये कितना आ गया आपका 25, इसको 9 से गुणा करोगे, 9 दूनी 18, 9 तिये 27। अब मैंने कहा था इसको किससे गुणा करो 2 से, 2 से गुणा करोगे 36 और 54। अब आप पेपर में कैसे करोगे, पेपर में ये थोड़े पहले 9 से करोगे फिर 2 से करोगे, पेपर में तो 9 दूनी 18, सीधे ही 18 से कर देना। ठीक है, यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया है। तो बताओ ये 36, ये 20 यहाँ पे, तो यहाँ कितना बच गया 16, ये 54, यहाँ पे 25, तो ये कितना बच गया आपका 29। तो 16:29 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल